जय श्री राम एवरीवन। हम करने जा रहे हैं बेटा सीए इंटरमीडिएट का टैक्सेशन का पीजीबीपी का चैप्टर और आज हम चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 7 राइट। और बहुत ध्यान से समझिएगा, लेक्चर नंबर 7 से हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमने अभी तक कर लिया था हम अभी तक सेक्शन नंबर 43(1) हमने कर लिया था और मीनिंग ऑफ पेड भी हमने पढ़ लिया था राइट। ये हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में कर लिया है मीनिंग ऑफ पेड। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। ये जनरली रीडिंग के लिए है, बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका काम नहीं है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं बेटा। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity or script। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है हर वो ट्रांजैक्शंस हमारी क्या होती है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होती है जहाँ पर ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने। बेटा क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है? परचेज सेल ऑफ एनी कमोडिटी। या तो परचेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। बेटा परचेज सेल, किस चीज़ का परचेज सेल ऑफ, किस चीज़ का परचेज सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है? एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है राइट। और स्टॉक और शेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, और मतलब किसी भी कमोडिटी स्टॉक शेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अदरवाइज देन डिलीवरी किया है, मतलब डिलीवर नहीं करेंगे चीज़ें। अदरवाइज देन डिलीवरी मतलब डिलीवर नहीं करेंगे, अदरवाइज देन एक्चुअली डिलीवरी। सर आप इसे एग्जांपल के साथ बताएंगे? यस बिल्कुल बताएंगे बेटा। एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ध्यान से समझिएगा। मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी मिस्टर बी के साथ। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है सर? परचेज करने के लिए। चलिए सेल का करते हैं राइट। सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है सर। क्या मिस्टर ए ने बोला है आज से 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला है मैं आपको 1 kg गोल्ड 1 करोड़ रुपए में सेल करूंगा। ये बात बेटा किसने बोली है? मिस्टर ए ने। किससे बोली है? मिस्टर बी से। आज सपोज करिए डेट है 10 अक्टूबर 2024, 10 अक्टूबर 2024 है और मिस्टर एक्स ने मिस्टर बी को बोला है 10 नवंबर 2024 में मैं आपको आज से 1 महीने बाद 1 किलो गोल्ड 1 करोड़ रुपए में सेल करूंगा। बेटा ऐसा क्यों कहा होगा? मिस्टर ए को पता था, आज का गोल्ड का प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 2024 को 1 किलो गोल्ड का रेट वैसे 90 लाख रुपए था, 90 नहीं, हाँ 90 लाख रुपए था। कब? 10 अक्टूबर 2024। फिर भी मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला है मैं आपको 1 करोड़ रुपए में सेल कर दूंगा और मिस्टर बी ने हाँ भी कर दिया, मतलब मिस्टर बी ने हाँ भी कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है, वो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा मिस्टर बी ने क्यों हाँ भैया भरा होगा, क्यों बोला होगा हाँ कर दो?
बेटा मिस्टर बी को फील होता है कि गोल्ड का रेट आज से 1 महीने बाद 1,25,00,000 हो जाएगा, 1,25,00,000। मिस्टर बी प्लान कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ का गोल्ड खरीदेंगे, किससे? मिस्टर ए से, और इसे कितने में सेल कर देंगे? 1,25,00,000 में। ऐसा फील हो रहा है मिस्टर बी को। सर मिस्टर ए ने ऐसा हाँ क्यों कर दिया? फिर मिस्टर ए ने, मतलब मिस्टर ए बेवकूफ़ है क्या? 1,25,00,000 का गोल्ड 1 करोड़ में देंगे? बट मिस्टर ए को फील होता है कि गोल्ड का रेट 80 लाख रुपए हो जाएगा। अभी फिलहाल 90 लाख चल रहा है, 16 अक्टूबर 2024 को आप लिंक कर पा रहे हैं बेटा। और मिस्टर ए को लग रहा है कि 1 महीने बाद 80 लाख हो जाएगा, पर मिस्टर बी को लग रहा है बेटा ये तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं दोनों के, दोनों का ओपिनियन है अपना अपना। मिस्टर बी को लगता है कि 1 किलो गोल्ड का रेट आज से 1 महीने बाद 1,25,00,000 हो जाएगा, पर मिस्टर ए को लगता है कि ये 80 लाख होगा। मतलब मिस्टर ए अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि वो मार्केट से 1 महीने बाद 80 लाख रुपए का गोल्ड खरीदेंगे और मिस्टर बी को 1 करोड़ में बेच देंगे, यस और 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। ऐसा बेटा कौन फील कर रहा है? मिस्टर ए। सर फिर मिस्टर बी क्या फील कर रहे हैं? बेटा मिस्टर बी फील कर रहे हैं कि वो ए से गोल्ड खरीदेंगे 1 करोड़ का और मार्केट में बेच देंगे 1,25,00,000 का और 25 लाख का प्रॉफिट कमा लेंगे। दोनों की अपनी अपनी सोच है बेटा। मिस्टर ए सोच रहे हैं कि वो 20 लाख का प्रॉफिट कमा लेंगे और मिस्टर बी सोच रहे हैं कि वो 25 लाख का प्रॉफिट कमा लेंगे। सर कोई एक ही तो प्रॉफिट कमाएगा, गोल्ड का रेट तो एक ही होगा ना, कुछ भी जो होगा। बेटा 10 अक्टूबर को तो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था। 10 नवंबर को 2024 को गोल्ड का रेट बेटा सच में 1,10,00,000 हो गया। अभी यहीं पर पॉज करके वीडियो को तब देखना होगा, मुझे बताइए किसको प्रॉफिट होगा, किसको नुकसान होगा। आपने पॉज कर लिया होगा, पॉज करने के बाद आंसर देखिए। बेटा 1,10,00,000 रुपये अगर रेट हो गया तो मिस्टर ए को बेटा लॉस हो गया। मिस्टर ए मार्केट से कितने में खरीदेंगे इस गोल्ड को? सर मिस्टर ए खरीदेंगे मार्केट से इस गोल्ड को 1,10,00,000 में, क्योंकि मार्केट में रेट 1,10,00,000 हो गया। और मिस्टर बी को कितने में सेल करेंगे? ये सेल करेंगे सर 1 करोड़ में, और मिस्टर ए को लॉस हो गया बेटा 10 लाख रुपए का। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में मिस्टर बी को प्रॉफिट हो गया। मिस्टर बी मिस्टर ए से खरीदेंगे 1 करोड़ रुपए में गोल्ड और मार्केट में बेच आएंगे इसे 1,10,00,000 में। बेटा लिंक कर पा रहे हैं? मिस्टर बी को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। बेटा मिस्टर ए और मिस्टर बी ने बोला आपस में 1 महीने बाद कि काम करते हैं, अब ना मैं तुम्हें गोल्ड देता हूँ ना तुम लो, बस तुम मुझे सीधे प्रॉफिट दे दो जो होने हैं, तुम मुझे सीधे 10 लाख रुपए दे दो। डिफरेंस ऑफ प्राइसेस, बेटा ध्यान से समझिए, डिफरेंसेस ऑफ प्राइसेस वो दे दीजिए, और इसी को बोलते हैं बेटा स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। आया बेटा? समझ नहीं आया? क्या हुआ यहाँ पर? क्लैरिटी हुई है? मिस्टर ए और मिस्टर बी, हम फिर दोबारा से ऊपर चल के देखते हैं स्लाइड को। मिस्टर ए और मिस्टर बी परचेज और सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी कॉमोडिटी का, स्टॉक एंड शेयर का। अदरवाइज देन डिलीवरी, वास्तविकता में गोल्ड लेना देना नहीं है, उन्हें डिलीवर नहीं करना गोल्ड, जस्ट वो तो एक तरीके से सट्टा खेल रहे हैं बेटा, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भैया फ़ायदा हुआ तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, नहीं हुआ तो तू मेरे को दे दियो। बेटा इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। इन्होंने प्राइस डिफरेंस आपस में शेयर कर दिए एक दूसरे को। एक बार पढ़ते हैं बेटा क्या है पॉइंट। Speculative transaction means a transaction in which a contract for the purchase or sale of any commodity including stock and shares is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity or scrip। बेटा ये क्या हो गई? स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। पर कुछ चीज़ें बेटा स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन होते हुए भी स्पेकुलेटिव नहीं होंगी। नंबर 1, अब आप खुद डील करेंगे कैसे नहीं होंगी। बेटा अगर आप
कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपका, अपने मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, या मर्चेंटिंग बिजनेस में कर रहे हैं। मर्चेंटिंग होता है लेन देन करने वाला व्यापार, खरीदना और बेचना, या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बेटा, या तो आप क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आप क्या कर रहे हैं मर्चेंटिंग। अपने लॉस को सिक्योर करने के लिए फ्यूचर में प्राइस बदलेंगे घट लेंगे, तो इस चक्कर में आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पर करा है एक्चुअल डिलीवरी का, एक्चुअल में डिलीवरी लेंगे आप। अब ये लिखता नहीं लिखता, अगर एक्चुअल में डिलीवरी लेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक्चुअल में डिलीवरी लेंगे तो बात ही खत्म हो गई। जो गुड्स मैन्युफैक्चर करे इन्होंने या मर्चेंडाइज सोल्ड बाय है। सर आप इसे भी कोई एग्जांपल से समझाएंगे? यस बेटा, मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई हुई है मैंने, और हमारी कंपनी बेटा एसी बेचती है, एसी बनाती है, एसी बेचती है। अब हमें ऐसा लग रहा था कि मार्केट में कुछ नया उपकरण आ रहा है, मार्केट में कोई नया मशीनरी आ रहा है, और एसी बाद में बहुत कम सेल होंगे। हमने काफ़ी एसी बना लिया है और बना रहे हैं, तो हमने एक डीलर से बात कर ली, भैया हम अपने एसी अभी मार्केट में 40,000 रुपये रेट चल रहा है, हम आपको 35,000 में देंगे अगले 2 साल तक एसी, जितने भी एसी बनाएंगे, पर एक्चुअल में आप खरीदोगे एसी, ताकि हमें फ्यूचर में प्राइस फ्लक्चुएशन का लॉस प्रॉफिट ना हो। आई होप बेटा समझ पा रहे होंगे, प्राइस बढ़ेगा घटेगा उससे हमें लॉस नहीं होगा, हम सिक्योर होंगे कि हमारा एसी तो 35,000 में बिक ही जाएगा। तो बेटा ये ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव नहीं है, ये तो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या अपना मर्चेंटिंग बिजनेस में अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को सिक्योर। आई होप समझ आ गया होगा। बेटा दूसरा पॉइंट, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स एंटर्ड इनटू बाय डीलर, किसी डीलर ने शेयर्स में डील कर रहा है, या इन्वेस्टर हैं आप, खरीदते बेचते हैं, आपको ताकि लॉस ना हो जो आपने शेयर खरीद रखे, बिल्कुल सेम तो हो गया बेटा। आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज से 2 महीने बाद ये वाले शेयर में इतने में खरीद लूँगा, तो बेटा शेयर में अलाउड है आप, प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इस वजह से आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट करके रख लिए हैं कि शेयर खरीदने या बेचने का, तो शेयर को अलाउड कर दिया है बेटा। तीसरा पॉइंट, मतलब शेयर भी खरीदना बेचना आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, जिसमें हम एक्चुअल में डिलीवरी भी नहीं करेंगे शेयर में, प्राइस फ्लक्चुएशन लेकर अगर हमने, देखो ये तीसरा पॉइंट आएगा, एक्चुअल डिलीवरी नहीं करेंगे। सेकंड तो एक तरीके से एक्चुअल डिलीवरी का है, पर सी क्या कह रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मेंबर ने किया है, फॉरवर्ड मार्केट के मेंबर ने, ये फाइनल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप, स्टॉक एक्सचेंज में किया है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन द नेचर ऑफ जॉबिंग और आर्बिट्रेज और गार्ड अगेंस्ट लॉस विच में अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एज सच मेंबर। बेटा मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने $5 लाख का, बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं, आपने $5 लाख का गुड्स खरीद लिए विदेश से, गुड्स परचेज कर लिए फॉरेन कंट्री से। बेटा कुछ टाइम बाद अब आपको कितने डॉलर देने हैं? $5 लाख। आज $1 का रेट बेटा 70 रुपये है, तो आपने कितने रुपए देने हैं? 3.5 करोड़ रुपए देने। बेटा कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज $1 का रेट 70 रुपये है, कितना रुपए? 70। आज अगर आपकी लायबिलिटी देखी जाए तो कितनी है? सर जी हमारी लायबिलिटी है 3.5 करोड़ रुपए। बेटा ध्यान से सुनिए, अब 3 महीने बाद ये पैसे देने हैं आपने। अब 3 महीने बाद अगर डॉलर का रेट 80 हो गया, आपके तो बैठे बैठाए सर पे जूता लग गया बेटा। क्यों? आपकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 करोड़। सर रेट कम भी तो हो सकता है, 65 भी तो हो सकता है, 60 भी तो हो सकता है, तो लायबिलिटी 3 करोड़ भी तो हो जाएगी। हाँ बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, प्राइस फ्लक्चुएट होने का डर तो यहाँ भी है, लायबिलिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपने ना एक डीलर से आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया आज से 3 महीने बाद मैं आपसे डॉलर खरीद लूँगा 65 रुपये के हिसाब से, चाहे रेट चल रहा हो उस वक्त कुछ भी। तो बेटा इसी टर्म को बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड मार्केट। आ रहा है अब आपको समझ क्या कह रहा हूँ मैं? आपने जॉबिंग की है, इसे जॉबिंग भी बोलते हैं इस चीज़ को करना। आपने आर्बिट्रेज किया, आज ही अपने आप को सिक्योर कर लिया है, जॉबिंग कर लिया आपने, मतलब कहीं पर डील कर लिए कि मैं डॉलर इतने में ले लूँगा आपसे। बेटा ऐसी ट्रांजेक्शन भी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं है। एलिजिबल ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन अ डेरिवेटिव। बेटा क्या कह रहा हूँ मैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी वही है बेटा, अब ये डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको।
क्योंकि इनका इतना यूज़ नहीं है। कोई भी एलिजिबल ट्रांजैक्शन अगर आप डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव भी एक तरीके से फ्यूचर और ऑप्शन में खेल रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं फ्यूचर में मैं इतने में खरीद लूँगा, या तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम चाहो तो खरीद सकते हो, ये बेटा आप आगे पढ़ेंगे, ये करना अब अलाउड है सेबी के अकॉर्डिंगली, तो ये भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। एलिजिबल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन कॉमोडिटी डेरिवेटिव, ऊपर है शेयर डेरिवेटिव में, अब क्या है नीचे ट्रेडिंग में, कॉमोडिटी में भी अगर आप कर रहे हो, बशर्ते कि आप पर एक टैक्स लग रहा है कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कौन सा टैक्स लग रहा है? कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब कॉमोडिटी में भी आप खेल रहे हो तो भी बेटा स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। ये शैल नॉट बी ट्रीटेड एज स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। इनसे होने वाली इनकम और लॉस आपकी नॉर्मल बिजनेस की इनकम और लॉस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉर्मल बिजनेस के इनकम और लॉस। नोट, अगर आप एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स में खेल रहे हैं, एग्रीकल्चर मतलब शुगर में, गन्ने में, शुगर केन में, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनमें खेल रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप पे सीटीटी की भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, मतलब ये टैक्स भी नहीं देना सीटीटी, और वैसे आप स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं। अगर आप एग्रीकल्चर कॉमोडिटी में भी खेल रहे हैं तो स्पेकुलेटिव, क्योंकि ना इसने ऊपर एक बात बोली है कि एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव तभी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है अगर वो सीटीटी पे कर रहे हैं। तो इन्होंने बोल दिया है नीचे, अगर आप एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव में खेल रहे हैं, किस में खेल रहे हैं? एग्रीकल्चर कॉमोडिटी डेरिवेटिव में, और सीटीटी पे भी नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। बेटा क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। 43 सबसेक्शन 4 मीनिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। सर ये ना नॉर्मली रीड ही करना है, बेसिकली तो हमें साइंटिफिक रिसर्च वाला सेक्शन पढ़ना है, ये रीडिंग के लिए। साइंटिफिक रिसर्च मतलब बेटा कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपकी नॉलेज एक्सटेंड होती हो इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज। साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूड करती है एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन और द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। प्रोसिक्यूट करना, किसी चीज़ को ढूंढना, प्रोसिक्यूट करना, ऐसी एक्टिविटी भी साइंटिफिक है। बट डू नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्विजिशन ऑफ एनी राइट। अगर आप कोई राइट खरीदते हैं, उस पर कोई खर्चा कर रहे हैं, आपने कोई ज़मीन खरीदी और आपने कहा चलो इस पे हमने राइट खरीद रहे हैं, यहाँ से हम तेल निकालते हैं, तेल ढूंढते हैं, तो बेटा वो खर्चा साइंटिफिक एक्सपेंडिचर नहीं है। रेफरेंस टू साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस और क्लास ऑफ बिजनेस। कह रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च जो रिलेट कर रहे हैं आपके बिजनेस से या किसी बिजनेस से रिलेटेड किसी और बिजनेस से, क्या एनी साइंटिफिक रिसर्च विच में लीड टू और फैसिलिटेट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट बिजनेस। हम रिसर्च को कर लेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, एज द केस में भी ऑल बिजनेस ऑफ दैट क्लास, या उस क्लास के सभी बिजनेस आगे बढ़ेंगे। बी एनी साइंटिफिक रिसर्च फॉर अ मेडिकल नेचर, लाइक कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं आप, कैंसर के ट्रीटमेंट पर। स्पेशल रिलेशन टू द वेलफेयर ऑफ द वर्कर, जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं आप अपने बिजनेस में, या उस क्लास के बिजनेस से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सब साइंटिफिक रिसर्च है। बेटा ये रीड करना है, बेसिकली टैक्स ट्रीटमेंट क्या है वो हम पढ़ते हैं। सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। बेटा ध्यान से समझिएगा, इसका मैं पूरा चार्ट बना रहा हूँ और आप इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा। सर क्या है चार्ट, पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है ये चार्ट। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। बेटा ध्यान से समझिएगा, अच्छा सेक्शन है साइंटिफिक रिसर्च। हालांकि पहले इस सेक्शन को पढ़ाने में हमें ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि इसमें डिडक्शंस अलग अलग थी, मैं बताऊंगा क्यों मज़ा आता था। साइंटिफिक रिसर्च बेटा इसके हम टोटल सेक्शन पढ़ेंगे 7 सेक्शन, पूरा चार्ट ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 35(1)(1), सेक्शन 35(1)(2), सेक्शन 35(1)(2)(a), सेक्शन 35(1)(3). सर बेटा आगे पढ़ेंगे इसमें हम सेक्शन 35
2AA सेक्शन 35 2AB। बेटा क्लियर हो रहा है ना? अभी सेक्शन हम देख रहे हैं। सेक्शन 35 2AA, सेक्शन 35 2AB। टोटल हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यस 2AA एंड 2AB, राइट। इतने ही सेक्शन है, 6 सेक्शन का। नहीं, एक रह गया, हाँ एक रह गया। यहाँ आएगा सेक्शन 35 1/4, यहाँ आ गया बेटा 2AA और यहाँ आ गया सेक्शन 35 सेक्शन 35 2AB, राइट। बेटा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साइंटिफिक रिसर्च। और रिसर्च में बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो। हम ना नॉर्मल बिजनेस से भी कंपैरिजन करेंगे इसका। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो बेटा 100% डिडक्शन अलाउड है। क्या कर रहे हैं हम? रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बेटा ये रिसर्च नहीं होती, नॉर्मल बिजनेस भी होता, तो भी तो 100% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम हो जाते हैं, अगर वो 30 to 37 में गिवन है तो। आई होप यू गॉट इट मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा अपना, क्या भरा? अगर आप नॉर्मल बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी अलाउड है। रेंट भरा आपने बिल्डिंग का तो भी अलाउड है, और रेंट इस सेक्शन में भरा तो भी अलाउड है। तो यहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं आई। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो बेटा आपको अलाउड है पूरा 100%, पर एक शर्त है, वो रिसर्च रिलेटेड टू योर बिजनेस हो, रिलेटेड टू बिजनेस, आपके बिजनेस से रिलेट करती हो रिसर्च। बेटा अगर आपके बिजनेस से रिलेट कर रही है और आपने कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करा तो 100% खर्चे की डिडक्शन आपको अलाउड है। पर अब एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सर आपने बिजनेस रिसर्च करनी शुरू करी 2022 में, 2023 में भी आप रिसर्च करते रहे, 2024 में भी आप रिसर्च करते रहे। बेटा तकरीबन 2022 में रिसर्च करी, 23 में रिसर्च करी, 24 में, और 24 में आप सक्सेस हो गए अपनी इस रिसर्च में, और 2025 में आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मेरा एग्जांपल समझ आ रहा होगा। तो क्वेश्चन आता है सर एक्सपेंस तो यहीं से अलाउड होंगे पीजीबीपी में, क्योंकि बिजनेस तो यहीं पे शुरू है, तो क्या ये पिछले जो 3 साल के एक्सपेंस हैं ये वाले, सर ये तीनों अलाउड हो जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बेटा इसका आंसर है यस, ये तीनों खर्चे भी अलाउड हो जाएंगे। पिछले 3 साल तक के एक्सपेंसेस अलाउड है, 4 के नहीं है बेटा, लॉ में लिखा हुआ है 3 साल के एक्सपेंसेस अलाउड है। पर बेटा ध्यान रखिए 3 साल के सारे एक्सपेंस अलाउड नहीं है, बस 2 ही एक्सपेंस, एक तो सैलरी और दूसरा मटेरियल। क्या है बेटा? एक तो सैलरी और एक मटेरियल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यही 2 खर्चे अलाउड है, मतलब बिजली का बिल अलाउड नहीं है, फिर एक तो सैलरी अलाउड है और एक मटेरियल। और सैलरी में भी बेटा परक्विजिट्स अलाउड नहीं है, एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होते हैं हम सैलरी के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स, परक्विजिट्स अलाउड नहीं है। सर इस सेक्शन को थोड़ा सा एक बार दोबारा बताएंगे? यस बेटा अगर आपने कोई भी रिसर्च करी, साइंटिफिक रिसर्च करिए अपने बिजनेस से रिलेट, अपने बिजनेस से रिलेट का मतलब है जैसे हम एजुकेशन बिजनेस में, तो हमने एजुकेशन से रिलेटेड कोई साइंटिफिक रिसर्च करी तो बेटा वो 100% अलाउड है। और देखो यहाँ पर सैलरी भी अलाउड है, मटेरियल भी अलाउड है, ओवरहेड भी अलाउड है, सब अलाउड है। इस साल के सब खर्चे अलाउड है, पर पिछले 3 साल के खर्चे केवल सैलरी अलाउड है और मटेरियल अलाउड है। सैलरी में भी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स, परक्विजिट्स को छोड़कर पिछले 3 साल तक के खर्चे अलाउड है। सर ये हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। आगे चलते हैं, सेक्शन 35(1)(4)। सर आपने ऊपर कुछ सेक्शन छोड़ दिया, भूल तो नहीं गए? नहीं बेटा मैं भूला नहीं, मैं बताऊंगा। अगला आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंसेस। सर ये कितने अलाउड है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने अलाउड है? बेटा ये भी 100% अलाउड है।
सर अगर ये नॉर्मल बिजनेस होता तो कितने अलाउड होते? तो बेटा आपको मैं याद दिला देता हूँ। तो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंगली केवल डेप्रीशिएशन अलाउड होता अगर नॉर्मल बिजनेस होता। कुछ बच्चों को याद भी आ रहा होगा। 100% मशीन नहीं, 100 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी तो 100 करोड़ रुपए पूरा एक्सपेंस अलाउड नहीं होता, फिर 100 करोड़ का डेप्रीशिएशन अलाउड होता है सेक्शन 32 में। तो ये बेटा ये बात तो बिल्कुल अलग हो गई, इस बात को छोड़ देते हैं। अगर नॉर्मल बिजनेस होता यहाँ तो लगेगा ही नहीं, यहाँ तो पूरा 100% एक्सपेंस अलाउड है। अगर 100 पर शर्त नंबर 1 यहाँ पर बेटा सर्च रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए। दूसरी शर्त बेटा खर्चा सारे अलाउड है पर लैंड का अलाउड नहीं है। अंडरलाइन कर लेना बेटा, लैंड का एक्सपेंसेस अलाउड है। सर लैंड पे तो डेप्रीशिएशन भी नहीं मिलता, यस। और लैंड पे सर एक्सपेंसेस भी अलाउड नहीं होगा, यस। मतलब लैंड पे कुछ भी अलाउड नहीं होगा। आया बेटा समझ? लैंड पर कुछ भी अलाउड नहीं होगा, ना डेप्रीशिएशन अलाउड होगा ना एक्सपेंस अलाउड होगा। सर इसमें बताना वही केस, अगर 2022 से रिसर्च शुरू हुई, 2023 में भी रिसर्च करते रहे, 2024 में सक्सेस हो गए और 25 में सर बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सर अब क्या होगा? अब 2025 में बिजनेस शुरू कर दिया, बेटा क्या होगा आप बताओ? पिछले 3 साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड हो जाएंगे। किस साल में? 2025 में। कितना परसेंट? 100%। पर केवल पिछले 3 साल के, 4 के नहीं बेटा, 5 के नहीं, पिछले 3 साल में रिसर्च जो भी हुई है उसमें जो भी खर्चे हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अलाउड हो जाएंगे। आई होप बेटा समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। बस एक चेंज है जो मैं अब यहाँ बताता हूँ, मैंने वहाँ नहीं बताया बेटा। यहाँ पर पिछले 3 साल के तभी अलाउड होंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पिछले 3 साल के तभी अलाउड होंगे जब वो एक प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ले आएंगे कि उन्होंने खर्चे किए हैं। प्रेस्क्राइब अथॉरिटी मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा। और यहाँ पर बेटा 3 साल के अलाउड हो जाएंगे बिना किसी सर्टिफिकेट के। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बेटा बिल होंगे ना आपके पास, असेट है, असेट दिख जाएंगी, वो तो कंज्यूमेबल चीज़ है। आप कह दोगे ऐसे तो हमने सैलरी बांटी है 50 लाख रुपए की, अब सैलरी के लिए लेबर कहाँ से पकड़ के लाएंगे शो करने के लिए? तो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपने सच में सैलरी बांटी है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो असेट दिख जाएगी ना आपके पास। बेटा क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला खर्चा आता है, अगला 35(1)(2) में क्या है सर, और 35(1)(3), ये एक साथ पढ़ेंगे। बहुत आसान है, मैं बताऊंगा आपको ये अब आसान क्यों हो गया। पहले इसमें ज़्यादा पढ़ने में टाइम लगाना पड़ता था, अब नहीं लगेगा। बेटा आपको 150% डिडक्शन मिलेगी। अभी मैं लिख रहा हूँ ऐसा, पर मिलेगी नहीं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और 35(1)(3) में आपको बेटा यहाँ पर भी 100% डिडक्शन मिलेगी। 150% डिडक्शन मिलेगी अगर आप ये पैसा आप खुद रिसर्च नहीं कर रहे अपने यहाँ, किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेट कर रहे हो, एसोसिएशन को डोनेट कर रहे हो। बेटा बात समझ आ रही है? अगर आप किसी भी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेट कर रहे हो, 100 रुपये डोनेट कर रहे हो, तो आपको 150 रुपये की डिडक्शन मिलती थी। लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप खुद रिसर्च नहीं कर रहे तो आप डोनेशन दे दो, पर अब ये बेकार हो गया। अब बेटा 150% नहीं है, ये भी अब 100% ही है कि अगर आप कहीं और तो डोनेट करोगे किसी और रिसर्च एसोसिएशन को, आप खुद रिसर्च नहीं करना चाह रहे हो, अब आप डोनेट करने के लिए तो रुचिर कहने लगा सर मैं ना अपने भाई को ही डोनेट कर देता हूँ कि वो रिसर्च कर रहा है। ऐसे नहीं, जिसको आप डोनेट कर रहे हो, जिसको आप डोनेट कर रहे हो बेटा ये पैसा जिस एसोसिएशन को, वो अप्रूव्ड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। कहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी जो भी खर्चा। और सेम यहाँ पर सर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या फ़र्क है? बस यहाँ पर आप डोनेट कर रहे हो सोशल रिसर्च एसोसिएशन, यहाँ पर कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च। सर दोनों में फ़र्क क्या है? हो सकता है ये कैंसर से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हो, कैंसर के ट्रीटमेंट, और ये बिलो पॉवर्टी लाइन पर रिसर्च कर रहे हैं, ये स्टैट्स पर रिसर्च कर रहे हैं बेटा। गरीबी से रेखा से नीचे कितने हैं, हमारे देश में अनपढ़ लोग कितने हैं, ये सोशल रिसर्च कर रहे हैं और ये साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। बेटा बात समझ आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ?
अगर आप किसी भी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को डोनेट कर रहे हो 100% पर अप्रूव्ड बाई सीजी, सोशल रिसर्च को कर रहे हो 100%। अब ये सेक्शन पढ़ाने में क्यों मज़ा नहीं आ रहा, अब हर जगह तो 100% है, अब डिडक्शन ढूंढनी नहीं है आपको, कहीं पर भी डोनेट कर दो 100% है, पर रिसर्च होनी चाहिए रिसर्च एसोसिएशन से रिलेटेड। अब देखो इसे भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। सेक्शन 35 2AA, पहले बेटा ये भी 150 हुआ करती थी, 150% डिडक्शन मिलेगी, अब ये भी 100 हो गई है, पहले हम इसको ठीक ही कर दें, इसलिए इसे पढ़ाने में भी कुछ मज़ा नहीं है। पहले कहते थे 150% मिलेगी अगर आप बेटा पैसा दान दे रहे हो, किसको, किसी स्पेशल पर्सन को। सर स्पेशल पर्सन कौन होते हैं, स्पेशल पर्सन बताए थे इन्होंने जो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, जो किससे अप्रूव्ड है, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम, अंडर गवर्नमेंट। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो आप चंद्रयान 3 जो अप्रूव्ड प्रोग्राम है, अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम, नासा को दान दे रहे हैं आप। बेटा कुछ समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन लोगों को दान देते थे तो 150% डिडक्शन मिलती थी, पर अब तो ये भी 100 हो गई, तो पढ़ने में कोई मज़ा ही नहीं। अगर आप स्पेशल लोगों को दान दे रहे हैं अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए तो भी 100% डिडक्शन है। पर यहाँ पर एक चीज़ है बेटा, जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है, बेटा जो ये प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है, क्योंकि जिनको आप दान दे रहे हो जो स्पेशल पर्सन है ना, जो स्पेशल पर्सन है वो पर्सन अप्रूव्ड होना चाहिए, किससे, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से, अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब अथॉरिटी। अब बेटा जब आपने दान दिया था, देखो ध्यान से सुनिएगा, इसलिए प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ने अप्रूवल देने से पहले, अप्रूवल देने से पहले इन लोगों को नोटिफाइड कर दिया ना प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ने कि तुम दान ले सकते हो, अब इनको डोनेट करेंगे तो हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसलिए प्रेस्क्राइब अथॉरिटी अप्रूवल देने से पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेगी इनकी साइंटिफिक रिसर्च की और कहेगी कि ये जमा करो, कहाँ पर, चीफ कमिश्नर को, या चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर को, प्रिंसिपल जनरल को। ये हम पढ़ लेंगे अभी, कहाँ पे देगी बेटा, देखो ये मैं दिखा देता हूँ नोट सीधा, क्योंकि यहाँ लिखने का कोई बेनिफिट नहीं। प्रोवाइडेड दैट जो ये प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है ये अप्रूवल देने से पहले सेटिस्फाई करेगी अपने आप को फिजिबिलिटी ऑफ कैरेक्टर, जो ये साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं ये पॉसिबल भी है नहीं। अब ये कहने लगे हम ना सूरज पे सूर्ययान भेज रहे हैं, अभी फिजिबिलिटी देखेंगे जा भी सकता है सूरज पर सूर्ययान या नहीं, और ये रिपोर्ट सबमिट होगी बेटा कहाँ पर, इसकी रिपोर्ट सबमिट होगी किसको, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर को या प्रिंसिपल डायरेक्टर को, डायरेक्टर जनरल को या फिर डायरेक्टर जनरल को, बेटा जो भी प्रेस्क्राइब होगा। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहीं पर आ जाइए। तो बेटा इन लोगों को भी अगर आप दान दोगे 100% डिडक्शन है। अगला आता है 35 2AB, बेटा अगर आप कंपनी हो, ध्यान से सुनिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। अगर आप कंपनी हो, क्योंकि यहाँ पर भी 150% डिडक्शन होती थी, पर अब ये भी बेटा 100 हो चुकी है। अब तो लोग खुद भी नहीं करेंगे तो भी कर लेंगे। कह रहे हैं अगर आप कंपनी हो और आप लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ दो, उसके अलावा चाहे आप रेवेन्यू खर्चा करो, चाहे आप कैपिटल खर्चा करो, चाहे आप रेवेन्यू खर्चा करो, चाहे आप कैपिटल खर्चा करो, अगर आप बिजनेस में हैं, किस चीज़ के बिजनेस में, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, बेटा किस चीज़ के बिजनेस में आप, ऑफ, ढंग से लिख देते हैं, पेन नहीं चला मेरा, बायो टेक्नोलॉजी। बेटा समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ, बायो टेक्नोलॉजी के बिजनेस में आप, बायो टेक्नोलॉजी के बिजनेस में, या फिर आप कोई भी मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं कोई भी आर्टिकल, पर एक्सेप्ट उन आर्टिकल को छोड़ देना जो 11th शेड्यूल में लिखे हुए हैं। सर वो क्या होते हैं, नशीले पदार्थ, तंबाकू वगैरह, इनको ना बनाते हो। अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी नशीले पदार्थ का, मैन्युफैक्चर कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो किसका बेटा, किसी भी नशीले पदार्थ का, आप अपने इन हाउस रिसर्च कर रहे हो, अपनी कंपनी में ही रिसर्च कर रहे हो,
कहाँ पर रिसर्च कर रहे हो? अपनी कंपनी में, इन हाउस रिसर्च। समझ आ रहा है? अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, बेटा ध्यान से समझिएगा, कैसी रिसर्च कर रहे हैं? इन हाउस रिसर्च, और प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से आप अप्रूव हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसे भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं ना भी करें अपने बिजनेस से, और यहाँ पर देखो किसी भी बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हो। देखो दोबारा सुनिए, अगर आप कंपनी है, लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर कोई भी रेवेन्यू खर्चा करो, कोई भी कैपिटल, अगर आप बिजनेस में बायोटेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग पर 11 शेड्यूल के आर्टिकल नहीं बना रहे हैं आप, तंबाकू वगैरह नशीले पदार्थ नहीं, इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं आप, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से अप्रूव है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ये रिसर्च रिलेटेड है या नहीं है। बेटा समझ आ रहा है? आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है? आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर रिसर्च कर रहे हैं, कैंसर पर कर सकते हैं, तो आपको 100% डिडक्शन है। सर अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को डोनेट कर दो पैसे जो कर रहे हैं इन हाउस। जैसे हम नीरज मित्तल क्लासेस ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कैंसर पर, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और हम कर रहे हैं, वैसे हम तो नहीं कर सकते, हम बिजनेस में होने चाहिए मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। सपोज हम पंखे बनाते हैं, ऐसे समझिए हम NMC हैं, हम पंखे बनाते हैं, फैंस बनाते हैं, अब हम रिसर्च कर रहे हैं कैंसर पर, तो बेटा एक कंपनी और है, छोटी सी कंपनी जिसके पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है, उसने हमें डोनेट कर दिया, तो उस कंपनी को डिडक्शन बन जाएगी 35(1)(2)A में 100%। अगर आप खुद रिसर्च कर रहे हैं तो आपको मिल ही जाएगी, अगर आप खुद नहीं कर रहे पर आप ऐसे लोगों को दान दे रहे हैं जो खुद कर रहे हैं रिसर्च, इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, तो भी मिल जाएगी, तो 35(1)(2)A में मिल जाएगी। बेटा ये सेक्शन मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा है, एक बार रीड कर लेते हैं सारे सेक्शन, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार आप रीड करना शुरू करिए पहले। साइंटिफिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च, एक बार रीड करना शुरू करिए स्पीड से, क्या कहना चाह रहा है। आ गया होगा समझिए। अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 100% डिडक्शन अलाउड है आपको, कितनी परसेंट? 100% डिडक्शन अलाउड है आपको। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिडक्शन अलाउड है, साइंटिफिक रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेट होनी चाहिए। हाउएवर सैलरी और परचेज पिछले 3 साल के भी अलाउड है, पर बशर्ते कि वो सर्टिफाइड होने चाहिए प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से, बशर्ते कि वो सर्टिफाइड होने चाहिए किससे? प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन अलाउड है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, लैंड को छोड़कर, बेटा लैंड को अलाउड नहीं है, अभी बताया था। और वो रिसर्च अगर आपके बिजनेस से, बेटा जब भी पढ़ रहे हो ना आप, वो चार्ट जो मैंने बनाया था वो आपके पास होना चाहिए, जब भी समझ आएगा। वो रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेट होनी चाहिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 100%। सर पिछले 3 साल की भी मिल जाएगी, हाँ, और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर असेट खुद अवेलेबल होती है आपके पास। सर 35(1)(2) पहले 150% होती थी, 150 की जगह अब 100 हो गई है, मैंने लिख दिया है। अगर आप किसी भी एसोसिएशन को दान दे रहे हैं, अगर आप किसी सोशल रिसर्च एसोसिएशन को दान दे रहे हैं, सोशल रिसर्च, तो भी 100% है 35(1)(3) में, पर अप्रूव्ड होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पर भी लिख रहा है अप्रूव्ड होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों अप्रूव्ड होने चाहिए किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। बेटा 35(1)(2)A भी पढ़ा देता हूँ साथ साथ। अगर आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, आप कंपनी है इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, अभी बताया था ना, तो 100% आपको मिल ही जाएगी, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। पर आप किसी और को दान दे रहे हैं जो ऐसा काम कर रहा है, तो बेटा तो भी 100% मिल जाएगी। आप खुद नहीं लगाना चाह रहे अपने यहाँ, जैसे हम छोटी सी कंपनी है, हम खुद नहीं लगा पा रहे अपने यहाँ रिसर्च का एसोसिएशन, पर हमने किसी ऐसी कंपनी को दान दे दिया जो ऑलरेडी करे। देखो लिख रहा है प्रोवाइडेड वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, उसका मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च हो, वो फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अप्रूव्ड होनी चाहिए प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से, और सच अदर कंडीशन जो हम प्रेस्क्राइब करेंगे। बेटा नोट ध्यान से पढ़िएगा, डेप्रीशिएशन अलाउड नहीं होगा सेट में, क्योंकि अब पूरा का पूरा 100% खर्चा तो अलाउड हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो बेटा क्या अलाउड नहीं होगा? डेप्रीशिएशन अलाउड नहीं होगा। और नंबर 2, अगर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करिए आपने कंपोजिट एग्रीमेंट, मतलब लैंड भी लिए
और उसी में बिल्डिंग भी ले ली है। बेटा ये लैंड है और उसी पे ऊपर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई और नीचे ये लैंड है। बेटा हर बिल्डिंग पर ऐसे बनाते रहो, ये लैंड है बेटा, इसके ऊपर बिल्डिंग बनी पड़ी है। बेटा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर बिल्डिंग पर, हर लैंड पर ही बनती है बिल्डिंग। नीचे तो लैंड ही होगी, जहाँ बिल्डिंग होगी बेटा वहाँ लैंड भी होगी। तो ऐसे केस में क्या कह रहे हैं, हमने बेटा 1 करोड़ रुपए की खरीदी बिल्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लैंड भी आई होगी नीचे, तो लैंड को रेट अलग कर लेंगे बेटा, बिल्डिंग का रेट अलग कर लेंगे और अलग अलग टैक्स देंगे। तो क्या कह रहा है, अगर हमने कंपोजिट एग्रीमेंट में करी है तो हमें केवल लैंड वाला अलाउड नहीं होगा, पर बिल्डिंग वाला बाइफरकेट करके हमें अलाउड हो जाएगा उसके इफेक्ट में। सर इसे एग्जांपल के साथ बताएंगे, यस एग्जांपल के साथ बता देते हैं। बेटा आपने लैंड खरीदी, उसके ऊपर बिल्डिंग भी है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग दोनों आई हैं आपके पास, तो 1.5 करोड़ रुपए की। अगर ऐसे एरिया में खाली लैंड खरीदते तो बेटा 1 करोड़ की थी, तो बिल्डिंग का रेट अपने आप नहीं निकल गया, कितने की लिए हमने 50 लाख की, तो बिल्डिंग की डिडक्शन मिल जाएगी और लैंड की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बेटा क्लियर हो गया, लैंड की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिल्डिंग की डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप समझ आ गया होगा क्या कह रहे हैं। बेटा 35 टू डबल है, अब 150 नहीं है, ये भी 100 हो गई है। स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर आप अप्रूव्ड कर रखे हैं प्रेस्क्राइब अथॉरिटी में तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इस डायरेक्शन के साथ कि आप यूज़ करेंगे साइंटिफिक रिसर्च अंडर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम। यहाँ पर आपने चंद्रयान 3 का एग्जाम्पल दिया, चंद्रयान, समझे बेटा, समझ आ रहा है। ये हमने प्रोवाइजो पढ़ ही लिया था, एक्सप्लेनेशन। बेटा डिडक्शन दे दी थी असेसी को क्लॉज 2 में या 3 में या 1 में, सॉरी सेक्शन 1 के या 2AA में, मतलब जब हमने जिसको डोनेट किया था, दान दिया था, यहाँ पे समझिए, जब हमने डोनेट किया था, जब भी हमने डोनेट किया था पैसा एसोसिएशन, किसको बेटा, एसोसिएशन, तब एसोसिएशन ने अप्रूव्ड था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेस्क्राइब, हमने दान दिया, अप्रूव्ड था। ये बात थी 16 दिसंबर 2024 की, ये अप्रूव्ड था। अब बेटा हमारे दान देने के बाद हमने डिडक्शन भी ले ली, डिडक्शन ले ली, डिडक्शन देने के बाद बेटा ये अनअप्रूव्ड हो गया, तो हमारी डिडक्शन कैंसिल हो जाएगी क्या? नो, क्योंकि जब हमने दान दिया था, जब तो ये शरीफ आदमी था ना, अब ये बिगड़ गया है, तो हमने जब दान दिया था, देखो लिख रहा है, क्या लिख रहा है बेटा, ये लिख रहा है कि, ध्यान से, कह रहा है डिडक्शन असेसी को जो दी गई है इज एंटाइटल या तो क्लॉज 2 की या 3 की। अब 2 और 3 देखो जाकर, 2 था बेटा साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन का, याद होगा आपको, और बेटा 3 था सोशल रिसर्च एसोसिएशन का, समझ रहे हैं। और 35 टू AA था, अभी मैंने बताया था अंडर अप्रूव्ड प्रोग्राम का, यहाँ दान दिया है। बेटा आप मना नहीं कर सकते डिडक्शन के इस ग्राउंड पर कि हमारे पेमेंट करने के बाद इनकी अप्रूवल छीन ली गई है, समझ आ रहा है। अब मना नहीं कर सकते, विड्रॉन कर लिया अप्रूवल, अब नहीं कह सकते आप विड्रॉन कर लिया। बेटा विड्रॉन कर लिया, जब हमने दान दिया था जब तो थी ना इन पे अप्रूवल, अब आप नहीं कह सकते। लास्ट में आते हैं वेटेड डिडक्शन 150%। अब बेटा ये भी 150 नहीं है, 100 है, बशर्ते कि रेवेन्यू खर्चा करो या कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग का खर्चा नहीं करना, बस आपको अलाउड है डिडक्शन। अगर आप कंपनी हैं, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में, या मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग के बिजनेस में। बेटा 11th शेड्यूल को छोड़ देना, मतलब टबैको प्रोडक्ट, याद है ना, नशीले पदार्थ, इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं और आप प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। प्रेस्क्राइब अथॉरिटी सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट, वही या तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को या चीफ कमिश्नर को, प्रिंसिपल डायरेक्टर को, जनरल को या डायरेक्टर जनरल को, जो टाइम हम बताएंगे उसमें। बेटा तो फिर इनको क्या मिल जाएगी, ये 100% हो चुकी है, डिडक्शन मिल जाएगी। बेटा अब सब सिंपल सी बात, सर जैसे ये तो खुद इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, ये तो सर इन हाउस
रिसर्च कर रहे हैं, अगर ये इन हाउस रिसर्च ना करें पर इनका मन है ऐसा ही कुछ करने का, तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को ही डोनेट भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना 35(1) 35(1) to A, 35(1) एक मिनट, 35(1) to A, बेटा समझ आ रहा है? तो फिर इनको डिडक्शन मिल जाएगी यहाँ 35(1) to A में 100%। सर साइंटिफिक रिसर्च असेट अगर सेल करिए, बेटा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया जो ब्लॉक वाले थे और जो हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था। बेटा सेल करिए, कौन? सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा 100 करोड़ रुपए की एक असेट खरीदी थी, एक असेट, असेट मतलब बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा ये पूरी की पूरी पीजीबीपी में 100% अलाउड नहीं हो गई होगी। सर अलाउड का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हमने पीजीबीपी में अगर 300 करोड़ रुपए कमाए तो हमने डिडक्शन दी होगी अकेले इसी असेट की 100 करोड़ की, और टैक्स दिया होगा 200 करोड़। यस और नो? समझ आई ये बात? 100% डिडक्शन अलाउड नहीं कर ली होगी कि हम इतनी इनकम कम करो। डिडक्शन वर्ड का मतलब यही है, पीजीबीपी में डिडक्शन मीन्स पीजीबीपी में हम इनकम कम कर रहे हैं। कितने करोड़ से इनकम कम कर दी? 100 से। बेटा अब हमने ये एसेट बेच दी। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखे हैं। हमने 100 करोड़ का खर्चा अलाउड कर लिया, अब ये एसेट बेच दिया। अब बेच दो तरीके से सकते हैं बेटा, या तो अगर ये एसेट हमारे काम की है, काम की है, तो हम इसे बिजनेस में यूज कर लेंगे। डिडक्शन तो पूरी अलाउड हो गई पर एसेट तो बची हुई है। हम इसे बिजनेस में अगर यूज करेंगे तो बेटा ब्लॉक में ऐड कर देंगे। आपने पिछली क्लास में ब्लॉक पढ़ा था। और कौन स्टूडेंट बताएगा कितने से ऐड करेंगे? हम करेंगे इसे 0 से ऐड। बेटा क्योंकि एसेट 100 करोड़ की थी और 100 करोड़ का 100 करोड़ हम लेस कर चुके हैं इसका, तो एसेट की वैल्यू 0 ही तो बची ब्लॉक में। अगर कोई ब्लॉक है जिसमें ए बी सी डी 4 एसेट है 50 करोड़ की, तो एक और ई एसेट आ जाएगी साइंटिफिक रिसर्च वाली 0 से, और 5 एसेट की कीमत 50 करोड़ हो जाएगी। बेटा आई बात समझनी है? ये एसेट अगर काम की नहीं है तो हम इसे सेल करेंगे बेटा अभी के अभी, और सेल करके हमें बेटा ध्यान से सुनिएगा 4 केस बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमारी ये एसेट बिक गई बेटा 20 करोड़ की, तो अब आप लोग बताएंगे, मैंने पिछली क्लास में, तो 20 का 20 करोड़ हमारा पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो जाएगा बेटा? क्यों? हमने 100 करोड़ पूरा खर्चा अलाउड कर लिया पीजीबीपी में, हमारी रिकवरी नहीं हो गई 20 करोड़ की। हमने तो 100 करोड़ से कम इनकम पर टैक्स दिया होगा। अभी बताया ना मैंने, 100 करोड़ अलाउड हो गया डिडक्शन में, तो 100 करोड़ की इनकम पर कम टैक्स दिया, और 20 करोड़ हमें आ गए। एक मशीन खरीदी हमने 100 करोड़ की, और वो मशीन हमें 20 करोड़ दे गई, तो हमारा नेट रुपया तो 80 करोड़ ही खर्च हुआ ना, मशीन 20 तो वापसी दे गई हमें, फिर भी हमने 100 करोड़ की डिडक्शन ले ली थी। तो बेटा 20 करोड़ में पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा सेक्शन 41(3) में। वहाँ पर बैलेंसिंग चार्ज लगता था, यहाँ पर 41(3) में टैक्स लगे। वहाँ 41(2) था, क्या था? 41 सबसेक्शन 2। बेटा क्लियर हो रहा है? यहाँ पर 41(3). सर 41(2) कहाँ पे था? बैलेंसिंग चार्ज, जो पिछले वीडियो में पढ़ा था। बेटा अगर 40 करोड़ की बिकी, सर सेम होगा ना ट्रीटमेंट? सर 60 करोड़ की बिकी, सर सेम होगा ना ट्रीटमेंट? सर 90 करोड़ की बिकी, सर सेम होगा ना ट्रीटमेंट? सर जी 110 करोड़ में बिकी, याद करो याद करो। सर 100 करोड़ में पीजीबीपी में लग जाएगा टैक्स। 100 करोड़ तो हमारा वही रिकवर हो गया बेटा। कुछ कुछ याद आ रहा होगा ब्लॉक ऑफ असेट वाला भी, पर ये लेक्चर तभी समझ आएगा पिछला देखा है तो, पिछला नहीं देखा तो समझ नहीं आएगा। 100 करोड़ तो बेटा पीजीबीपी में टैक्स लग जाएगा, और 10 करोड़ पे कैपिटल गेन लग जाएगा।
और असेट अगर डेप्रिशिएबल थी तो आपको याद होगा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और डेप्रिशिएबल नहीं थी तो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसलिए हमने सेक्शन में देखो क्या लिख रखा है, पढ़ के देखिए। कह रहे हैं अगर बिजनेस में बिना लाए बेच दिया तो 41(3) के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, बिजनेस चाहे है या नहीं है आपका इतना पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। क्या, जितना भी सेल प्राइस और जितनी डिडक्शन तो हमने 100 करोड़ की ली थी और सेल प्राइस 20 था एक एग्जाम्पल पे, तो 20 पे लग गया पीजीबीपी में। एक एग्जाम्पल में 40 था तो 40 पे लग गया, एक एग्जाम्पल में 60 था 60 पे लग गया, और एक एग्जाम्पल में बेटा आपने देखा था कितना था 110 करोड़। कितना था, ये कहाँ पहुँच गया, बहुत ज़्यादा आ गया। एक मिनट रुकिए बेटा, ये हमने ज़्यादा आ गया। यस बेटा 60 करोड़ में बेचा तो 60 करोड़ पे लग जाएगा, 80 करोड़ में बेचा तो 80 करोड़ पे लग जाएगा, 110 करोड़ में बेचा तो 100 पे ही तो लगेगा पीजीबीपी में। और देखो 10 करोड़ पे कहाँ लग गया, कैपिटल गेन लग जाएगा। और सेल प्राइस कॉस्ट से भी ज़्यादा है, सेल प्राइस 110 करोड़ है और कॉस्ट 100 करोड़ थी, तो बेटा क्या। और देखो यहाँ कैपिटल गेन के आगे मैंने लिख नहीं रखा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है असेट कैसी। सर अगर बिजनेस में ला के बेचेंगे तो क्या होगा, बेटा बिजनेस में लाओगे आप तो पहले तो वो ऐड हो जाएगी ब्लॉक में नील से, और फिर उसके बाद सेक्शन 50 और 43(6) जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ब्लॉक की एक या एक से ज़्यादा असेट, याद है ना, पर सारी नहीं सेल हो जाती हैं तो फिर वही कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, मेन कॉन्सेप्ट। सर इसीलिए सेक्शन 28 में हमने एक बात छोड़ी थी, देखो कॉस्ट पे आ जाइए 43(1) पे भी अब हम पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 124, बेटा 124 पे पहला एक्सप्लेनेशन अब समझ आ जाएगा ऑलरेडी। अगर असेट को आप बिजनेस में ला रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के बाद तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, नील। एक्चुअल कॉस्ट शैल बी रिड्यूस बाय द डिडक्शन, डिडक्शन तो 100% मिल चुकी थी तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, नील। बेटा क्लियर हुआ, ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च का पॉइंट खत्म हुआ। साइंटिफिक रिसर्च आपको समझ आया होगा क्या कहना चाह रहा है। बेटा 1 आवर लग गया है, 1 आवर में हमने ट्राई किया अपने साइंटिफिक रिसर्च को समझने की। साइंटिफिक रिसर्च में क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है कि अगर साइंटिफिक रिसर्च असेट आप ले रहे हैं आज के तारीख में तो अब तो 100% डिडक्शन है ऑल ऑफ द केसेस, ये तो आपको समझ आ गया। इन ऑल ऑफ द केसेस कितना परसेंट डिडक्शन है, 100% डिडक्शन। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर आप उस असेट को सोल्ड कर रहे हैं तो बेटा अगर बिजनेस में ला के सोल्ड कर रहे हैं तो बिजनेस में पहले ले आओ 0 वैल्यू से, और फिर सेक्शन 50 और सेक्शन 43(6) लग जाएगा, मतलब ब्लॉक वाला मेथड। और अगर बिजनेस में बिना लाए बेचने हैं सीधा सीधा बाहर तो बेटा 41(3) जितना सेल प्राइस है पूरा टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में, और सेल प्राइस कॉस्ट से भी ज़्यादा है तो बेटा कैपिटल गेन लग जाएगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। तकरीबन बेटा 1 आवर लग गया हमें, 1 घंटे हमने साइंटिफिक रिसर्च को कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और नया सेक्शन है 35AD। ये सेक्शन अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 35AD। 35AD सेक्शन का मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ, इजी सेक्शन है, बहुत अच्छा सेक्शन है, छोटा सेक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कहने में बड़ा लगता है। बेटा 35AD का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ, क्या कह रहा है 35AD, आपको क्या बोल रहा है। बेटा 35AD में 14 तरह के बिजनेस है, 14 तरह के। इसको ना मैं प्यार से अद्भुत सेक्शन भी कहता हूँ, क्या कहता हूँ, अद्भुत सेक्शन। बेटा सेक्शन 35AD में 14 तरह के बिजनेस, 14 तरह के बिजनेस हैं। इन बिजनेसेस को अगर आप करते हैं, इन बिजनेसेस में अगर आप बिजनेस करते हैं तो बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% टर्न में है,
मतलब अगर आप ये वाले बिजनेस करेंगे जो 14 बिजनेस में बताने जा रहा हूँ, तो आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन है। सर अगर ये नहीं करते, कोई और बिजनेस करते, हम नॉर्मल बिजनेस करते तो क्या होता? तो डेप्रीशिएशन अलाउड होता। पर यहाँ पर अगर ये आप इन 14 तरह के बिजनेस को कर रहे हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी बेटा, 100% डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू की तो तब भी मिलती। तो बेटा क्या कह रहा है, 14 तरह के बिजनेस को पढ़ते हैं, रीडिंग वाला सेक्शन है, एकदम समझ आएगा आपको क्या कहना चाह रहा है। बेटा ध्यान से, सेक्शन 35A कह रहे हैं अगर आप कैपिटल खर्चा कर रहे हैं स्पेशल बिजनेसेस पर तो आपको डिडक्शन मिलेगी। असेसी आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी अगर आप स्पेशल बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर आप स्पेशल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। कितने की डिडक्शन मिल जाएगी बेटा? स्पेसिफाइड बिजनेस 100%। एनी एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर भी रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है। एक तो लैंड का, एक गुडविल का और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये 3 खर्चे कर भी रहे हैं तो इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन पर बेटा लैंड पर डेप्रीशिएशन भी अलाउड नहीं होता, ना गुडविल पर होता है, आपको याद होगा, और ना शेयर्स पर। शेयर्स ऐसी एसेट नहीं है कि जिन पर डेप्रीशिएशन लगेगा। बेटा सेकंड पॉइंट ध्यान से, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट, अगर ये हमने पढ़ रखा, अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं अकाउंट पे ही चेक के अलावा, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, 10,000 रुपये से ज़्यादा की अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब अकाउंट पे ही चेक से नहीं कर रहे, ECS से नहीं कर रहे, या फिर हम बैंक ड्राफ्ट से नहीं कर रहे, या जो मोड इन्होंने प्रेस्क्राइब किया उससे नहीं कर रहे, तो बेटा तो भी खर्चा इग्नोर हो जाएगा, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बोले बेचारे सारा खर्चा आप अकाउंट पे ही चेक या ECS वगैरह से करें। सर स्पेशल बिजनेस का क्या क्या मतलब है? मैंने बोला था ना 14 तरह के बिजनेस कवर किए। नंबर 1, अगर आप बेटा सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग मतलब बेटा बिजनेस की सेटिंग, कभी आप कहें सर सेटिंग करने का तो बिजनेस में करिए सर। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज, कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बेटा कोल्ड चेन फैसिलिटी का मतलब चेन नहीं है यहाँ पर। बहुत से लोग कहते हैं सर चेन बांधनी है और वो भी चेन की फैसिलिटी देनी है लोगों को, और वो भी ठंडी चेन की। कोल्ड चेन फैसिलिटी मतलब ठंडे स्थान, ठंडा प्लेसेस, ठंडे वेयर हाउस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। जैसे आपको पता होगा बेटा जो केला होता है, बनाना होता है, उसको ठंडी जगह पर रखा जाता है तभी वो ठीक रह सकता है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं। मीट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है, बेटा ये जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, मछली है, ये भी जो भी खाने पीने की चीज़ें, अगर इनके लिए आपने वेयर हाउस खोले हुए हैं, जैसे मेरे 4 वेयर हाउस हैं, कोल्ड वेयर हाउस, आप आओ अपना सामान रखो, मुझे रेंट दे दो, तो बेटा मैं बिजनेस क्या कर रहा हूँ? सेट कर रहा हूँ और ऑपरेट कर रहा हूँ कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ को, तो मुझे 100% डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। किस चीज़ की बेटा? कैपिटल खर्चों की भी, जो भी मशीन में खरीदूंगा, जो भी फ्रिज वगैरह खरीदूंगा। बेटा दूसरा पॉइंट, ये हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि ये हो चुका है, ये मतलब आते हैं। बेटा अगर आप कोई भी वेयर हाउस खोल रहे हैं, किसके लिए? स्टोर करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर फर्स्ट और सेकंड में क्या फ़र्क है? बेटा फर्स्ट में कोल्ड वेयर हाउस खोल रहे हैं, सेकंड में नॉर्मल वेयर हाउस भी, गेहूं को रखने के लिए, चावल को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। तीसरा बेटा लेइंग एंड ऑपरेटिंग, लेइंग मतलब लेटा देना, बिछा देना, एंड ऑपरेट क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन। बेटा आपको पता होगा अडानी साहब ने पाइपलाइन बिछा भी दी, हम तो आपके घरों में भी जो गैस आती है, चूल्हे तक जो गैस आ रही है वो पाइपलाइन से आ रही है, तो कोई तो इस बिजनेस को कर रहा होगा पाइपलाइन बिछाने वाले को। तो कोई भी बंदा जो बिजनेस को कर रहा है पाइपलाइन बिछाने का, ऑपरेट करने का, उन्हें 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिडक्शन अलाउड है। बेटा चौथा, अगर आप बिल्ड कर रहे हैं एंड ऑपरेट कर रहे हैं एनीवेयर इन इंडिया, क्या? होटल, 2 स्टार या अबव कैटेगरी के होटल, 2 स्टार या 2 से ऊपर के होटल, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। बेटा ये सेक्शन देखिए 2010 में आया था, तब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम आ रहे थे और गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था अगर आप होटल वगैरह खोल रहे हैं, क्लासीफाई कर दिए, तो अगर आप होटल वगैरह खोलेंगे तो होटल बिजनेस करेंगे तो इन दैट केस वी विल गिव यू डिडक्शन 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर बेटा होटल के बिजनेस में एक प्रॉब्लम है, होटल को बिल्ड कोई करता है, ऑपरेट कोई करता है। एक इंसान ने होटल बनाया, ताज ने होटल बनाया और रेडिसन ब्लू उस होटल को चला रहा है, मैनेज कर रहा है, उसी होटल को, सेम होटल फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा वैसे केस में क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पर वर्ड लिख रहा है बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, बिल्ड भी किया हो और ऑपरेट, तो डिडक्शन किसको मिलेगी? बिल्ड वाले को या ऑपरेट वाले को? बेटा दोनों को मिलेगी, बिल्डिंग वाले को भी, ऑपरेट। बिल्ड वाले को तो मिलती
ऑपरेट वाले को भी मिलेगी। ये बात हमने अमेंडमेंट आई थी बेटा, ये बात हमने यहाँ लिख रखी है 35 AD 6C कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, पेज नंबर 133 पर। क्या एक नया सबसेक्शन 6 से आया कि एसएससी अगर बिल्ड कर रहा है होटल को, 2 या 2 से ऊपर के होटल को, और बाद में वो कंटिन्यू कर देता है ऑन द होटल, ट्रांसफर द ऑपरेशन को ट्रांसफ़र कर देता है किसी और को, मतलब ओनर वो है और ट्रांसफ़र कर दिया उसने ऑपरेशन किसी और को, तो एसएससी को डिडक्शन मिल जाएगी बेटा। मान लिया जाएगा ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा है, बिल्डिंग एंड ऑपरेट कर रहा है, मतलब डिडक्शन मिल जाएगी इसको भी, मतलब बिल्डिंग वाले को भी मिल जाएगी और बेटा ऑपरेट करने वाले को भी मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने रीज़न भी दिया है क्यों, देखो ये लिख रहा है, रीज़न खुद पढ़ लो। वाई सबसेक्शन 6 से इंट्रोड्यूस, सर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जो सेक्शन 35 AD की डिडक्शन है बेटा वो अवेलेबल है, एसएससी अपने होटल रखता है और उन्हें ऑपरेट करता है हिमसेल्फ ही, तब तो चल जाएगा। लेकिन फ्रेंचाइजी बिजनेस कर रहा है जो होटल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है, प्रीवेलेंट होता है, देखो लिख रहा है सबसे ज़्यादा होता है होटल इंडस्ट्री में कि होटल ओनर जो ओनर होते हैं होटल के वो ऑपरेशन को आउटसोर्स कर देते हैं किसी दूसरे को, तो ताकि उनको भी डिडक्शन मिल सके। इस पर क्लैरिफिकेशन आई थी, क्या आई थी बेटा, क्लैरिफिकेशन कि उनको भी डिडक्शन मिल सके 100%। बेटा समझ आया, वहीं पे चलते हैं, 5वां बिजनेस पढ़ते हैं। 5वां बिजनेस क्या है, पढ़िए थोड़ा सा जल्दी से। सर बिल्ड एंड ऑपरेट कर रहे हैं आप हॉस्पिटल, सर हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है कि बिल्ड कोई करे ऑपरेट कोई करे, नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, अगर होगा भी तो मिल जाएगी। तो बेटा 100 बेड वाला हॉस्पिटल कम से कम बनाना है आपने, तो ये ना मोटिवेट भी कर रहे हैं आप, ऐसे बिजनेस करो, एनकरेज कर रहे हैं 100% डिडक्शन। मतलब इंडिया में ऐसे बिजनेसेस की कमी भी होगी, इसलिए ऐसे बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इन वाले बिजनेस को करो और डिडक्शन। बेटा छठा पॉइंट, अगर आप डेवलप कर रहे हैं एंड बिल्ड कर रहे हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट, क्या डेवलप कर रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन। बेटा इनका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। 2 तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं बेटा, बिल्डर 2 तरह के होते हैं, बिल्डर बेटा। एक बिल्डर, जैसे आपको पता हो आज भी भूकंप आया, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आए, समझ रहे हैं बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो बिल्डर होते हैं, भूकंप में बहुत सारे लोगों के घर ढह गए, अब बिल्डर ने कहा कि मैं अफोर्डेबल घर बना के दूंगा आपको, अफोर्डेबल हाउस। जिनके घर ढह गए, ये ज़मीन थी, इस पे घर थे बहुत सारे, ये घर ढह गए बेटा, अब इन्हें बना के दे रहे हैं, तो इसे बोलते हैं बेटा स्लम रीडेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन। तो बिल्डर अगर स्लम रीडेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन कर रहा है, बिल्डर का काम ही यही है, भूकंप वाले घरों को बनाता है, वो रीडेवलप करता है, तो बिल्डर को 100% डिडक्शन मिल जाएगी। और बिल्डर अगर अफोर्डेबल हाउस भी बना रहा है गरीब लोगों के लिए, सस्ते घर बना के दे रहा है, नॉर्मल, वो घर भूकंप में नहीं ढहे, वैसे बिल्डर नए घर बना के दे रहा है बेटा, किन लोगों के लिए घर बना के दे रहा है, जो गरीब लोग हैं, अफोर्डेबल घर बना के दे रहा है, तो ऐसे बिल्डर को भी बेटा डिडक्शन मिल जाएगी 100%। तो देखो 5वां और 6ठा पॉइंट कवर हो गया। ये बिल्डर तो बना रहा है स्लम रीडेवलपमेंट, और अगला वाला बना रहा है बेटा अफोर्डेबल हाउसिंग गरीब लोगों के लिए, तो दोनों को डिडक्शन मिल जाएगी 100%। बेटा आप प्रोडक्शन कर रहे हो फर्टिलाइज़र का, खाद बना रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब आप ना ऐसे समझ के चलना, इन 14 बिजनेस को ना, इन 14 बिजनेस को इनकम टैक्स प्रमोट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, आप ये 14 बिजनेस करो और आपको 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी। बेटा पॉइंट नंबर 9, अगर आप सेटिंग एंड ऑपरेटिंग कर रहे हैं इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन, बेटा मतलब समुद्र के तट पे, समुद्र के आसपास आप क्या बना रहे हैं, कंटेनर डिपो बना रहे हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन बना रहे हैं सामान रखने के लिए किराए पर, तो बेटा ये अलाउड है। बी कीपिंग, मधुमक्खी पाल रहे हैं और शहद निकालते हैं आप, या बीज वैक्स बना रहे हैं, तो बेटा ऐसे केस में भी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ वेयर हाउस फैसिलिटी, खाली शुगर को रखने के लिए, चीनी को रखने के लिए अगर आप वेयर हाउस बना रहे हैं, देखो आप प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बेटा आप सोच रहे हो सर वेयर हाउस तो पहले भी कवर था, पर यहाँ पे बोल रहे हैं स्पेशल चीनी के लिए कवर कर दिया, केवल चीनी रखने के लिए भी बना रहे हैं ना आप, शुगर रखने के लिए, तो भी बेटा डिडक्शन मिल जाएगी 1/4/2012 के बाद ही। अगर आप लेइंग एंड ऑपरेटिंग पाइपलाइन बिछा रहे हैं, स्लरी पाइपलाइन और को ट्रांसफ़र करने के लिए बेटा, और होता आयरन और पिघला हुआ लोहा,
अब इसके लिए तो बहुत तगड़ी पाइपलाइन होती होगी, पता नहीं पाइपलाइन किस चीज़ की होती होगी, तो इसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, फाइनल में पढ़ेंगे आप। फिलहाल स्लरी पाइपलाइन वाले बिजनेस के लिए भी 100% डिडक्शन अलाउड है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। बेटा अगर आप सेटिंग एंड ऑपरेटिंग कर रहे हैं सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोटिफाइड कर रहे हैं, बेटा जो आप ये सिम विम लगाते हैं, स्लॉट होते हैं ना सिम के, सिम लगाने के मोबाइल में, ऐसे सेमी कंडक्टर बना रहे हैं, वेफर फैब्रिकेशन बना रहे हैं, अब ये बिजनेस भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा, ये बिजनेस हो गया, ये बिजनेस ये वाले रट लेना, 100% डिडक्शन अलाउड है। जब कभी आप बड़े हो जाएंगे तो डिटेल में समझ पाएंगे। अगला है डेवलपिंग और ऑपरेटिंग, डेवलप कर रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेट एंड मेंटेन भी कर रहे हो, या डेवलप ऑपरेट और मेंटेन तीनों कर रहे हो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब क्या क्या, मतलब आप रोड बना रहे हो, टोल बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, रेल सिस्टम बना रहे हो, हाईवे प्रोजेक्ट बनाते हो, हाउसिंग अदर एक्टिविटी, वाटर सिस्टम बना रहे हो आप, वाटर मतलब इस वाले इन वाले बिजनेसेस में आप लगे हो, इन वाले बिजनेस में हाई लेवल के बिजनेस है बेटा सारे, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कंडीशन है आप किसी चलते हुए बिजनेस को स्प्लिट अप नहीं करोगे, नया बिजनेस शुरू करोगे, ऑलरेडी बिजनेस चल ही रहा था, अब हमने बोला 1/4/2017 के बाद अगर आप कोई भी ये बिजनेस करोगे, देखो यहाँ 1/4/2017 लिख रहा है, अब आपका ऑलरेडी बिजनेस 2010 से चल रहा था, आपने उसी की एक और ब्रांच खोल दी 2018 में ताकि डिडक्शन मिल जाए, वो नहीं, आपने नया बिजनेस शुरू किया था, पहले से कर नहीं रहे थे बिजनेस ये वाला, तो डिडक्शन मिल जाएगी। और ना नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है आपने, पुराना नहीं खरीदना। कैसा खरीदना है, नया प्लांट एंड मशीनरी, तो ही डिडक्शन मिलेगी। हाँ एक्सेप्शन है, कभी कभी पुरानी प्लांट एंड मशीनरी भी चलेगी, एक तो 20% तक चलेगी नॉर्मल, किसी भी केस में। टोटल प्लांट एंड मशीनरी 100 रुपये की खरीदी है तो 100 में 20 रुपये की तो पुरानी भी हो सकती है, और इम्पोर्टेड चलेगी जिस पर डेप्रिशिएशन क्लेम नहीं हुआ है इंडिया में किसी के द्वारा। बेटा इंडिया में डेप्रिशिएशन क्लेम नहीं किया है, इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है जिन पर डेप्रिशिएशन अलाउड नहीं हुआ है किसी भी पर्सन को इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है, अगर डिडक्शन क्लेम हो गई है इस सेक्शन में तो डिडक्शन नहीं मिलेगी बेटा अंडर एनी अदर प्रोविजन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब आपने पूरा 100% यार मशीनरी यूज़ कर ली, 100 रुपये की मशीनरी पूरी 100% यूज़ कर ली आपने डिडक्शन, तो आपको डेप्रिशिएशन थोड़ी ना अलाउड होगा। नंबर 2 बेटा अगर असेट जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिडक्शन क्लेम करी है तो बेटा उसे ना स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज़ करोगे आप, कब तक, कम से कम 8 साल तक, प्रीवियस ईयर के 8 साल तक, जिस ईयर में ख़रीदा था उसके 8 साल तक। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा ध्यान से सुनिए, आपने 2016 में बिजनेस शुरू किया और एसेट भी खरीदी 10 करोड़ की, और पूरा का पूरा डेप्रिशिएशन अलाउड कर दिया, 100% अलाउड है, पूरा 100% 10 करोड़। तो 2017 में आपने यूज़ करनी है ऐसी बिजनेस के लिए, सपोज आपने वेयर हाउस के लिए एसेट खरीदी, तो वेयर हाउस के लिए यूज़ ही करोगे 2016 में भी, 17 में भी, 2018। अब 19 में आपने ये नॉर्मल बिजनेस में यूज़ कर लिया, अपने कोचिंग के बिजनेस में, तो बेटा आपने तो गड़बड़ कर दी ना, कम से कम 8 साल यूज़ करनी थी आपको, 1 2 3 4 ही यूज़ हुई आपकी, बल्कि 3 ही, 2019 में तो आपने नॉर्मल। तो बेटा क्या होगा, जो ये 3 साल का सेट पर डेप्रिशिएशन अलाउड होना था, जैसे सपोज 10% डेप्रिशिएशन था और 3 साल का डेप्रिशिएशन हो गया बेटा 30 करोड़, सॉरी 30 लाख, 10 करोड़ की असेट थी ना, 10 करोड़ की असेट थी तो 3 करोड़ डेप्रिशिएशन यूज़ हो गया बेटा 3 साल, तो यहाँ पर 7 करोड़ पे टैक्स लग जाएगा बेटा। अगर ये नॉर्मल बिजनेस में शुरू से ही होती, ऐसे मान के चलो, अगर ये नॉर्मल बिजनेस में ही शुरू से होती तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन ही तो क्लेम होता 1 करोड़ का, यहाँ पर भी 1 करोड़ का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो 3 करोड़ का डेप्रिशिएशन ही तो क्लेम होता। अब आपने पूरे 10 करोड़ यूज़ कर लिए, ये कहकर हम वेयर हाउस में यूज़ करेंगे, और बाद में आप नॉर्मल बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, तो अब नॉर्मल बिजनेस में जब आप इसे ले आए तो 7 करोड़ रुपए पर आपको पीजीबीपी में टैक्स देना पड़ेगा बेटा। क्लियर हो गया, ये पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं अगर कोई भी असेट जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिडक्शन क्लेम कर ली और अलाउड कर ली 10 करोड़ पूरा, और बाद में आप उसे यूज़ कर रहे हो स्पेसिफाइड बिजनेस के अलावा किसी 8 साल के अंदर ही, तो जो आपको डिडक्शन मिली है अभी तक एंड अलाउड इन 1 और मोर प्रीवियस ईयर, जो भी अलाउड हुई है वो रिड्यूस कर दो डेप्रिशिएशन जितना अलाउड होना चाहिए था उससे। मतलब आप इसे ये मान लो ये नॉर्मल बिजनेस ही था, जितना डेप्रिशिएशन अलाउड हो सकता था वो रिड्यूस कर दो, और उसके अलावा इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 32, और ये मान लो कि कोई डिडक्शन दी नहीं थी, अलाउड ही नहीं थी 10 करोड़, बाकी पर सब पर टैक्स लगा दो पीजीबीपी में,
उस ईयर में जिस ईयर में आपने ये यूज़ करनी शुरू कर दी है नॉर्मल बिजनेस में। बेटा समझ आया नहीं आया? हमने 10 करोड़ की एसेट खरीदी 2016 में और हमने पूरा 10 करोड़ यूज़ कर लिया, अलाउड कर दिया, पर बाद में हमने किसी और बिजनेस में यूज़ कर लिया 2019 में, कम से कम 8 साल हमें इसी बिजनेस में यूज़ करनी थी। तो बेटा क्या होगा, इसका जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउड होता वो आप लेस कर लो, उसके अलावा सारे पैसे पर टैक्स दो, सारे पैसे पर टैक्स दो। और नॉर्मल बिजनेस में इसे ऐड कर लो अब 7 करोड़ से। नॉर्मल बिजनेस में अभी ऐड हो जाएगी कितने से? 7 करोड़ से। ये भी पॉइंट हमने पीछे छोड़ रखा है, हम पढ़ लेंगे। नॉर्मल बिजनेस में इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी अब? 7 करोड़। सर एक बार पढ़ाई दो ना आप पीछे जाके, यस, क्योंकि फिर एकदम समझ नहीं आएगा। अब नॉर्मल बिजनेस में इस पर डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा 7 करोड़। बेटा सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 ये रहा, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट अगर कोई भी कैपिटल असेट जिसका डिडक्शन में पार्ट और डिडक्शन अलाउड हो गया था 35A में, अब ये इनकम मान लिया गया है, 7 करोड़ की इनकम मान ली ना अब 7B में, तो एक्चुअल कॉस्ट असेट की क्या हो जाएगी? जो भी एक्चुअल कॉस्ट है और जितना डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दिया वो रिड्यूस कर दो अभी तक का, और बाकी जितना अलाउबल होता उन्हें अलाउड कर दो, और बाकी सब कुछ क्या हो जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। लिख रहा है कि हमने डिस्कस भी कर लिया 35A बेटा, तो कितनी हो जाएगी? 7 करोड़ कॉस्ट। आया समझ नहीं आया? यहाँ लिख लेना बेटा जाकर पेज नंबर 126 में। अब इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? मतलब अब हमने नॉर्मल बिजनेस में यूज़ करनी शुरू कर दी है, तो बेटा आप नॉर्मल बिजनेस में टैक्स दे दो 7 करोड़ पे और असेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले 10 करोड़, मैंने क्या बोला है, जब हम डिडक्शन लेते हैं उतने का हम पीजीबीपी में टैक्स कम देते हैं। हमने 10 करोड़ में टैक्स कम दिया, पर हमें तो 1 करोड़ ही अलाउड होना चाहिए था, फिर 1 करोड़ ही अलाउड होना चाहिए था, फिर 1 करोड़, मैक्सिमम 3 करोड़ अलाउड होना चाहिए था। हमने 10 करोड़ अलाउड कर लिया, एक तो 7 करोड़ पे टैक्स दो, और अब ब्लॉक में कितने से ऐड कर दो इसे? 7 करोड़ से, और अब आगे इस पर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा धीरे धीरे। समझ आ गया बेटा? पढ़ते हैं क्या कह रहा है बाकी, आगे चलिए। क्या कह रहे हैं? फर्दर एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस prior to the commencement of the operation would be allowed as reduction during the previous year in which the assessee commence operation of the specified business provided that incurred up to the, ये कैपिटलाइज हो गए हो किताबों में, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स ऑपरेशन। सर इस लाइन का मीनिंग क्या है बेटा? इस लाइन का मीनिंग है जैसे ये वाला बिजनेस है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस, ये 2017 के बाद शुरू किया हो आपने बिजनेस। अब बिजनेस बेटा 1 सेकेंड में तो शुरू नहीं हो जाएगा, बिजनेस की तैयारी शुरू कर दी थी आपने 2015 से, और थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी करे आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनें खरीदी 2016 में भी मशीन खरीदी आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, पर 2017 के बाद आपने फाइनली बिजनेस शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन आ रहा है सर ये वाले खर्चों की भी डिडक्शन मिल जाएगी क्या इनकी? यस, दोनों की मिल जाएगी, दोनों की अलाउड है, बशर्ते कि आप इन खर्चों को अकाउंट्स में भी कैपिटलाइज कर दो, मतलब इन्हें बैलेंस शीट में शो करो एज अ असेट। देखें यही लिख रहा है क्या? हाँ, पढ़ते हैं, देखो क्या लिख रहा है, अब समझ आ जाएगा। फर्दर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट से पहले शुरू कर दिए, वो भी अलाउड हो जाएगी डिडक्शन, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द असेसी कमेंस ऑपरेशन, जिस ईयर में असेसी ने ऑपरेशन कमेंस किया है अपने स्पेसिफाइड बिजनेस का, बशर्ते कि जो खर्चे किए उसने कमेंसमेंट से पहले वो कैपिटलाइज होने चाहिए। बेटा लिख रहा है, देखो क्या लिख रहा है, वो कैपिटलाइज होने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन। बेटा ये 35AD भी पूरा खत्म हो गया और समझ आ गया होगा। सर 35AD पूरे 8 साल यूज़ कर लिया सेट, अब यूज़ करने के बाद नॉर्मल बिजनेस में ले आए, अगर हम इसे किस में ले आए बेटा? नॉर्मल बिजनेस में, या यहीं पर 100% डिडक्शन ले ली 35AD में, तो ये ब्लॉक में कितने से ऐड होगी बेटा? 0 से ऐड होगी ब्लॉक में। तो देखो ये भी पढ़ लेना 43(1) ये रहा बेटा। जब हमने एक्चुअल कॉस्ट 10 करोड़ थी और हमने इस पर पूरी डिडक्शन क्लेम कर ली 10 करोड़ की 35AD की वजह से, 35AD, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई अब हमारे लिए? निल। बेटा समझ आया? हमारी ये आज की क्लास पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा 35AD क्या कह रहा है। एक बार ना डिटेल में इन्हें पढ़ना पड़ेगा, मैंने तकरीबन देखो कोशिश करी है 1-1.25 घंटे में पूरा आपको कवर कराने की, सेक्शन 35 और 35AD।
अब मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे पूरा एक बार डिटेल में पढ़िएगा, सेक्शन 35 को और 35A को। कोई भी डाउट होते मैंने आपको बोला कमेंट में भी लिख सकते हैं, पर एक बार पढ़िएगा ज़रूर। बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से रिवीजन हो रही है, बहुत डिटेल में आपकी। पर बेनिफिट तभी है जब आप इनका फ़ायदा उठा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ठीक है ये आ गई सर की वीडियो आ गई, बस अब करना क्या है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आई होप आप इसे अच्छे से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, वो जल्दी आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय श्री राम। और आई होप इसे प्रॉपर आप देखेंगे और देख रहे होंगे सारी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।